राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मेरा बेटा नामर्द है लेकिन वारिस चाहिए। नंदिनी शादी करके अपने घर पहुंची। उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। बड़ा घर, बड़ी हवेली, जमीन जायदाद, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। उसकी सास, एक पुराना नौकर, उसके जेठ जी, उनकी एक बेटी नंदिनी और उसका पति। इतनी बड़ी हवेली में मात्र 6 लोग थे। पूरी हवेली वीरान पड़ी रहती। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सोने के पिंजरे में आकर कैद हो गई हो। उसकी शादी को 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका पति एक बार भी उसके कमरे में नहीं आया। यह बात नंदिनी को थोड़ी अजीब लग रही थी और अब तो उसे इस हवेली में घुटन सी महसूस होने लगी। वहाँ नंदिनी से कोई बात करने वाला भी नहीं था। एक पुराना नौकर था जो हवेली की साफ सफाई के साथ साथ खाना भी पका दिया करता था, लेकिन उसका सारा समय तो हवेली की साफ सफाई में ही गुजर जाता, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी थी। उसके जेठ जी की बेटी कविता हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन इस समय वह यहीं आई हुई थी। लेकिन वह भी अपने आप में ही रहती। नंदिनी की सास को भी नंदिनी से कुछ खास मतलब नहीं था। इतनी बड़ी हवेली में कमरे में वह चुपचाप अकेले बैठी रहती। नंदिनी का पति दिन भर कहाँ गायब रहता उसे नहीं पता था। जेठ जी अपने काम में बिजी रहते। अगर नंदिनी को कोई काम होता तो वो बूढ़े नौकर को आवाज़ दे देती। वह भी मशीन की तरह आता, अपना काम करके चला जाता। लेकिन एक दिन शाम को नंदिनी की सास उसके कमरे में आई। अपनी सास को देखते ही घबराहट के मारे उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सास के रोबीले व्यक्तित्व के आगे वह पत्थर कांपने लगी। नंदिनी की सास ने एक महंगी गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, गले में सोने का हार और मुंह में पान चबाए हुए कि लिपस्टिक की जरूरत ही ना हो। वह नंदिनी के बिस्तर के बगल में रखे आलीशान सोफे पर बैठ गई और भारी भरकम आवाज में कहने लगी, बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी सास की आवाज सुनते ही घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अब तुम हवेली की छोटी मालकिन हो। तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। और नंदिनी के गले में एक जड़ाऊ हार पहनाते हुए उसकी सास ने कहा, यह हार खास मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए आज ही ले आ पाई हूँ। नंदिनी के नाजुक गले में वह हार जगमगाने लगा, लेकिन नंदिनी का दिल अभी भी धक धक करने रहा था। कुछ देर उसके शांत रही, फिर बोली, देखो बहू, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इतने दिनों से अपने पति के आने का इंतजार कर रही हो, लेकिन बात दरअसल यह है कि मेरे बेटे में थोड़ी सी कमी है, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आता। यह सुनकर नंदिनी हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी तो उसकी सास आगे बोली, लेकिन बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। तुम्हें हर सुख मिलेगा और तुम्हें इस खानदान का वारिस भी देना होगा। तुम्हारी जेठानी कम उम्र में ही चल बसी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, कविता, लेकिन बेटियों से वंश नहीं चलता, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी और फिर लोगों को पता भी तो नहीं चलना चाहिए कि वह नामर्द है। इससे घर की इज्जत भी टकी रहेगी, इसलिए मुझे यह कठोर कदम उठाना पड़ा। नंदिनी बहुत चक्की आंखों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए आतुर थे, लेकिन वह अपनी सास के डर से अपने आंसुओं को अपने अंदर ही दबाए हुए थी। तो उसकी सास ने कहा, देखो बहू, औरत को हमेशा बिछे हुए बिस्तर की तरह होना चाहिए, जिसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए और ना ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ बस तुम वैसा ही करती जाओ। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी तो आज तो तुम्हें यह हार मिला है, आगे जीवन में और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए आज रात को तुम्हारे कमरे में जो भी आए तुम बिल्कुल भी विरोध मत करना। आखिर तुम भी नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। और वैसे भी अगर कमरे की लाइट बंद है तो क्या ही पता चलता है कि कमरे में पति है या कोई और। इसलिए तुम मेरे अरमानों को पूरा करो तो फायदे में रहोगी, और अगर तुमने जरा सी भी विरोध करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम भुगतने का तैयार हो जाना। एक तरह से नंदिनी को धमकी देकर उसकी सास चली गई। सास के जाते ही नंदिनी औधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसे अपनी बुआ की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उड़कर अपनी बुआ के पास चली जाए, लेकिन इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं था और ना ही
उन्हें कोई संपर्क कर सकती थी। उसका मन छटपटाने लगा। बचपन में ही नंदनी के माँ बाप गुजर गए तो उसकी बुआ और फूफा ने ही उसे पाला था। बुआ का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके फूफा जी उसे जरा सा भी पसंद नहीं करते थे। फूफा शराब पीकर बुआ को मारते, दूसरों के कपड़े सिलकर किसी तरह से घर का गुजारा कर रही थी। उनके भी 2 बच्चे थे, खाने के भी लाले थे, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हो पाती, इसलिए नंदनी भी पढ़ लिख नहीं पाई। धीरे धीरे दिन गुजर गए। नंदनी के गांव में एक लड़का था, विकास, जो नंदनी को बहुत पसंद करता था और अब तो धीरे धीरे नंदनी भी उसे पसंद करने लगी थी। युवा अवस्था में पहुंचने के बाद विकास पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, लेकिन जाते समय वह नंदनी से कहकर गया, नंदनी, जब मैं शहर से कुछ नौकरी कर लूंगा तब तुम्हारे फूफा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और हम शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। यह सुनकर नंदनी के चेहरे का रंग लाल पड़ गया। उसने सोचा कि विकास से शादी करने के बाद उसके जीवन में भी प्रेम होगा, लेकिन विकास के शहर जाने के कुछ ही दिन बाद नंदनी के फूफा जी ने उसका रिश्ता तय कर दिया। घबराते हुए नंदनी ने अपनी बुआ से विकास के बारे में बताया तो उसकी बुआ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और वैसे भी तुम्हारे फूफा जी विकास से तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। विकास बहुत अच्छा लड़का है और तुम तो इतने बड़े घर की दुल्हन बनने जा रही हो, तुम्हें वहाँ किसी बात की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे तुम विकास को भूल जाओगे। अपनी बुआ की बात सुनकर नंदनी कुछ नहीं बोल पाई और जहाँ उसका रिश्ता तय हुआ था वो उस घर में दुल्हन बनकर गई। लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर आज उसके होश उड़ गए। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, नंदनी का दिल घबराहट के मारे बेकाबू होता जा रहा था। आज रात को तो उसे खाना भी नहीं खाया। उसका मन कर रहा था कि धरती फटे और वो उसी में समा जाए। वह सोच रही थी कि आज रात कमरे में कोई ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आधी रात को शराब के नशे में धुत एक आदमी उसके कमरे में आया तो डरकर अपने आप में ही सिमटने लगी। वह काला साया उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। आज नंदनी को विकास की बड़ी याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि अगर विकास यहाँ होता तो उसे जरूर बचा लेता। आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि वह कहाँ आकर फंस गई। वह चीख चीख कर अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इसका कोई फायदा नहीं है। वह आदमी आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। नंदनी ने घबराहट के मारे कमरे की लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलाते ही उसे ऐसा लगा कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मारा हो। वह वहीं खड़ी जड़ सी गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके जेठ जी थे। वह दंग रह गई। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। उसे पकड़ने के लिए उसके जेठ जी ने हाथ आगे बढ़ाया तो नंदनी ने अपने आप को पीछे खींच लिया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। तो उसके जेठ जी ने कहा, अरे मुझसे क्या शर्मा रही हो। नंदनी का हाथ पकड़ने लगे तो उसका मन किया कि वह कमरे से निकलकर भाग जाए, लेकिन वह जाएगी भी कहाँ और ऊपर से उसके सास ने धमकी भी दे रखी थी। तभी उसके जेठ जी ने उसकी हथेली पकड़ी और उसे बिस्तर पर बिठा लिया। तभी ना जाने कहां से नंदनी के अंदर इतनी हिम्मत आई और उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने आने में कितनी देर लगा दी। तो उसकी जेठ जी हवा में उड़ने लगे और जोर से ठहाका लगाते हुए बोले, अरे मुझे तो लगा था कि तुम नखरे करोगी, लेकिन तू तो बड़ी समझदार निकली। तो नंदनी होले से मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबराई हुई थी। ऊपर से वह सामान्य होने का दिखावा कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है, इतनी भी क्या जल्दी है। इतना कहकर वह कांच की अलमारी के पास गई और उसमें से शराब की बोतल निकाली और एक ग्लास में शराब निकालकर अपने जेठ जी की तरफ बढ़ाया। वह शराब के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने झट से ग्लास पकड़ लिया और एक ही घोट में ग्लास खाली कर दिया। नंदनी मुस्कुराकर उन्हें शराब पिलाए जा रही थी। जब शराब का नशा ज्यादा हो गया तो वह औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़े। तब जाकर नंदनी ने चैन की सांस ली। उसका मन छटपटाने लगा। वह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे यह हवेली सोने के पिंजरे जैसी नजर आ रही थी। वह एक कोने में जाकर बैठ गई। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा नौकर कमरे की साफ सफाई करने के लिए खड़ा था। जब रामू काका कमरे में आए तो बिस्तर पर बड़े साहब को देखकर उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और धीरे से पूछा, अरे बहू रानी, यह यहाँ क्या कर रहे हैं। नंदनी की आंखों से आंसू थे।
नंदनी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, काका मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। कल रात तो मैं किसी तरह से बच गई, लेकिन ऐसे कब तक बची रह पाऊंगी। नंदनी की बातें सुन काका की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगे, बेटी अगर मैं विरोध किया तो यह लोग मुझे रातों रात गायब करवा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था कि हवेली की बड़ी मालकिन इतनी घटिया सोच की हैं। लेकिन बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वे बात कर ही रहे थे तभी आंगन में गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर से देखा तो कविता के कुछ शहरी दोस्त हवेली घूमने के लिए आए थे। उन्हें देखते ही काका बोले, बेटी मैं अभी चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। यह कहकर काका वहाँ से चले गए। नंदनी घबराहट के मारे बाथरूम में नहाने के लिए गई। जब वह बाहर निकली तो जेठ जी कमरे में नहीं थे, तो उसने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद कविता के सारे दोस्त नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आज इस गुमसुम सान हवेली में पहली बार कुछ शोर सुनाई दे रहा था। नाश्ता करने के बाद वो लोग कविता के साथ घूम घूम कर हवेली देखने लगे। हवेली घूमते हुए छत की सीढ़ियों पर चढ़े तो नंदनी की नज़र कविता के एक दोस्त पर पड़ी। तो उन्हें देखकर नंदनी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उस ग्रुप में कविता का एक दोस्त विकास भी था। विकास की नज़र भी नंदनी पर पड़ी तो वह हस्तप्रद सा खड़ा रह गया। नंदनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास की आंखें भी नम हो गई। वह सोच रहा था, अच्छा तो नंदनी की शादी इतने बड़े घर में हुई है। अच्छा भी है, इतना बड़ा घर छोड़कर वह मुझ जैसे गरीब से शादी क्यों करती। उसने नंदनी से अपनी नजरें हटाई और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। नंदनी का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। वह एक पल में समझ गई कि हवेली में देखकर विकास उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसके दिल को कितनी पीड़ा पहुंची होगी। वह छटपटाने लगी। वह किस तरह से विकास को बताए कि वो यहाँ आकर किस हाल में जी रही है और कहाँ आकर फंस गई है। तभी काका उसके लिए खाना लेकर आए तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने कहा, काका मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर पढ़ी लिखी होती तो चिट्ठी लिखकर अपनी सारी बातें विकास को बता देती। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। काका बहुत चक्के रह गए, बेटी यह विकास कौन है। तो नंदनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और थोड़ी देर बाद बोली, काका विकास मेरे गांव का ही लड़का है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। काका कविता के जो दोस्त आए हैं वो उनमें से एक है। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है और उसकी आंखों पर नंबर वाला चश्मा भी लगा है। वह पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। उसके बाद हम बिछड़ गए। काका अगर आप मेरी बात विकास तक पहुंचा दें तो वह मेरी मदद जरूर करेगा। काका के माथे पर पसीना आने लगे। बेटी अगर हवेली में किसी को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह कहकर वह हड़बड़ाहट में बाहर चले गए। काका की बात सुन नंदनी आभार से भर उठी, लेकिन नंदनी बहुत बेचैन थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काका को विकास एकांत में बात करने का मौका मिल पाए। इधर काका भी उससे मिलने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन वह उनसे अकेले में मिल ही नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद विकास अकेले ही बगीचे में चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर आंसू बहाने लगा, क्योंकि नंदनी से उसे दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी ही आंखों के सामने अपने प्रेम को किसी और की पत्नी बनते देखना उसके लिए दिल छलनी हो रहा था। तभी पीछे से काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस घर का नौकर थे। उन्हें देखते ही विकास अपने आंसू पोंछने लगा तो काका ने धीरे से कहा, देखो बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके उन्होंने विकास को सारी बातें बता दी कि किस तरह से अपने फूफा के दबाव में आकर यह शादी की और इस घर में आकर उसके साथ क्या क्या हो रहा है। यह सब सुनकर विकास का खून खौल उठा। वह कहने लगा, काका मुझे तो लगा था कि वह इस बड़े से घर में बहू बनकर बहुत खुश होगी, लेकिन यह लोग वारिस के चक्कर में कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं। मुझे कविता को सब कुछ बताना होगा, आखिर वह भी तो इस घर की बेटी है। सच में इतनी बड़ी हवेली में रहने वाले लोगों की सोच कितनी घटिया है। काका कहने लगे, बेटा वैसे तो कविता बिटिया को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वह लोग उसे इस घर का वारिस नहीं समझते। कविता बिटिया भी इस बात से कितनी दुखी रहती है और देखो आज वारिस के चक्कर में यह लोग कितने नीचे गिर गए। तो फिर विकास ने धीरे से कहा, कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे उससे बात करनी होगी। फिर उसने कविता को अकेले में बुलाकर
सब कुछ बताया। यह सब सुनकर तो कविता दंग रह गई। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। आज मुझे घर वालों से नफरत हो रही है। कुछ देर बाद कविता अपनी चाची के कमरे में गई और उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब हम दोनों आपके साथ हैं। कविता की बात सुनकर नंदनी ने भी राहत की सांस ली। चलो, कोई तो है जो उसकी मदद करेगा। 2 दिन बाद कविता के सारे दोस्त हवेली घूमकर चले गए। उस दिन रात को जेठ जी वापस नंदनी के कमरे में गए तो कमरे में देखते ही नंदनी उनसे विरोध करने लगी। तो उन्होंने कहा, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हें इस काम के लिए ही तो लाया गया है। तेरे फूफा जी ने तो तुझे 1 लाख में बेचा है। इतना कहकर वह नंदनी के साथ मार पिटाई करने लगा। तभी पीछे से नंदनी की सास आई और बोली, मैंने तुमसे समझाया था ना कि तुम्हें हमारी बात माननी होगी, नहीं तो हम तुम्हें ऐसा गायब कराएंगे कि तुम्हारा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तभी उसका पति भी आ गया और कहने लगा, आखिर मेरी भी तो इज्जत का सवाल है, तो तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तभी कविता भी पीछे से आ गई और बोली, दादी यह सब क्या हो रहा है? तो उसकी दादी चिल्लाते हुए बोली, तू निकल यहाँ से। अगर तेरी जगह लड़का होता तो मुझे इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कविता ने गुस्से में कहा, दादी कैसी सोच है आपकी? आजकल लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तभी वह गुस्से में बोली, सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहती है, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन याद रखना, तू इस हवेली की अकेले वारिस कभी नहीं बन सकती। मुझे तो एक पोता चाहिए और यह लड़की मुझे पोता ला कर देगी। तभी उसके पिता ने उसे जोरदार तमाचा मारा और कहा, चुपचाप निकल जा यहाँ से। तभी कविता की दादी खींचकर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जाती, पुलिस की एक टीम ने कमरे में प्रवेश किया और कमरे में छुपाए हुए कैमरे में सब पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका था। पुलिस ने सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ में नंदनी के फूफा जी को भी नंदनी को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नंदनी की बुआ जी को भी सब कुछ पता चल चुका था कि कैसे उसके पति ने मासूम नंदनी को बेच दिया था। बाद में नंदनी की बुआ ने विकास के साथ नंदनी की शादी कर दी और वह उसके साथ शहर चली गई। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।